नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 15, जिसमें आपको मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार सिलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा मुख्य परीक्षा उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो निश्चित रूप से ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में अपने विचार जरूर रखिएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नज़र आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहले प्रश्न में हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपके, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा? देखिए, थॉर्नडाइक ने जो अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया था और इसके अलावा इन्होंने बुद्धि के प्रकार भी बताए हैं। तो इनके जो बुद्धि के प्रकार है वो है साथियों 3। कौन कौन से हैं ये चर्चा हम प्रश्न संख्या 2 पर करेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 2 है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। साथियों, जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं उसमें यहाँ पर 3 प्रकार आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक प्रकार ऐसा दिख रहा है जो इन्होंने नहीं बताया है। तो आपको वही प्रकार देखना है कि जो नहीं बताया है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं बुद्धि के। तो इन्होंने अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार बुद्धि के बताए हैं, लेकिन यांत्रिक बुद्धि इन्होंने नहीं बताई है, ठीक है। यांत्रिक बुद्धि शब्द का प्रयोग थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं किया गया है, अर्थात आपके प्रश्न संख्या 2 में यांत्रिक बुद्धि मतलब तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? चित्रकार, कलाकार, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं वाले जो विकल्प है उसको हम हटा देते हैं। साथियों, चित्रकार है, कलाकार है, गणितज्ञ है, तो इनमें मूर्त बुद्धि तो नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मूर्त बुद्धि का संबंध तो मशीनों से होता है। किससे होता है? मशीनों से होता है। तो आपका ये विकल्प तो आपका उत्तर नहीं होगा। फिर सामाजिक बुद्धि भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इनमें सामाजिक नियम या फिर समाज से रिलेटेड चीज़ें डायरेक्टली ये नहीं है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक विकल्प है, विकल्प नंबर 2, अमूर्त बुद्धि। गणितज्ञ जो है उसमें पूर्ण रूप से अमूर्त बुद्धि होती है। चित्रकार और कलाकार, इन दोनों में भी फिर यहाँ पर विकल्पों को देखते हुए अमूर्त बुद्धि ही सही रहेगा। तो आपके प्रश्न संख्या 3 में अमूर्त बुद्धि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो प्रश्न संख्या 4, सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण इत्यादि की क्षमता के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। देखिए, उद्यमी क्षमता का मतलब क्या होता है? जो मजदूर वर्ग वगैरह है वो उद्यमी क्षमता, जिसमें शारीरिक रूप से कार्य करने की क्षमता ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सोच समझ, विभेद करना, विभेद मतलब अंतर करना, समस्या का समाधान करना, ये शारीरिक रूप से नहीं है। ये संवेगात्मक भी नहीं है। सामाजिक हो सकता है प्रभावी संप्रेषण, लेकिन सोच समझ मतलब उसका ज्ञान से वो करता है चीज़ों में अंतर, और ज्ञान से ही वो समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का प्रथम विकल्प सही है। ये सारी योग्यताएं हैं, ये शायद सारी जो क्षमताएं हैं ये संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत आती है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5वां प्रश्न है आपके, बुद्धि से संबंधित एक परिभाषा है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन, निसेर, वेक्सलर और बोरिंग। साथियों,
ये परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा जिसका मापन किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो बुद्धि की दी गई है साथियों, ये बोरिंग के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? बोरिंग के द्वारा। ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, ये आरबीएससी और एनसीईआरटी का ज़्यादा मैटर आपको दिख रहा है साथियों। और एग्जाम में पिछली बार भी आप यूँ मानिए कई सारे स्टूडेंट, एक नहीं कई सारे स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट थे जो यहीं से पढ़ करके पिछली रीट शिक्षक भर्ती में 30 में से 28 प्लस स्कोर उनका रहा। सैकड़ों अभ्यर्थी थे साथियों, हिंदी और साइकोलॉजी में सैकड़ों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 है, ये देखिए। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह कथन किसका है? वेक्सलर, निसेर, बोरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो वापिस क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को तो हटा देंगे। साथियों, इस प्रश्न में तीन प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं और ये परिभाषा जो दी गई है ये वेक्सलर के द्वारा दी गई है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 6 में सही है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। सार्वजनिक मतलब लगभग सभी व्यक्तियों में बुद्धि पाई जाती है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। तो बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। एक प्रश्न तो ये बन गया साथियों। उद्देश्यपूर्ण मतलब कि जो क्रिया करेगा उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा, अगर वो बुद्धि से कार्य कर रहा है तो। विवेकशील चिंतन करता है, विवेकशील मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल भी व्यक्ति बुद्धि के माध्यम से ही करता है। तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। जो व्यक्ति के सामने जो समस्याएं आती है उसका जो समायोजन करके उन समस्याओं को दूर करता है वो वातावरण के साथ, वो भी बुद्धि के सहारे ही करता है साथियों। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। बात ये नहीं है कि परिभाषा किसने दी है, लेकिन परिभाषा में कितनी सारी चीज़ें बता रखी है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न। बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है और इनमें से सभी। तो एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर आपको प्रश्न में आप 75% भी आप अगर श्योर हो और चौथा विकल्प सभी है तो सभी वाला ही आपका सही आंसर होगा साथियों। देखो, बुद्धि का अर्थ मतलब होता है सीखने की क्षमता भी बुद्धि कहलाती है, अमूर्त चिंतन कर भी हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता भी है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर सभी वाला जो विकल्प है, ऊपर जो परिभाषा देखी थी ना वही चीज़ें तो यहाँ पर बता रखी है इस क्वेश्चन में भी। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है और बुद्धि से व्यक्ति अविवेकपूर्ण चिंतन भी कर सकते हैं। तो अभी वही परिभाषा से ही प्रश्न बन रहे हैं आपके। देखो, कई क्षमताओं का योग भी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है, क्योंकि एक ही क्षमता नहीं होती है। व्यक्ति के माइंड में कई प्रकार की क्षमताएं होती है और उनका जो योग है उसको ही हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य भी करता है, ये भी ऊपर की परिभाषा में दे रखा था। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है। तो कई बार हम सूझ के माध्यम से अचानक से कोई समस्या समाधान, अरे इसका तो ये होगा यार, अरे ये तो ऐसे सही होगा, अरे ये तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अचानक से कहाँ आती है? ये भी बुद्धि से ही आती है साथियों। भले ही सूझ हो, लेकिन आ कहाँ से रही है? बुद्धि से। तो ये भी सही है। बुद्धि से व्यक्ति अविवेकपूर्ण चिंतन भी कर सकते हैं। अविवेकपूर्ण नहीं, विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं साथियों बुद्धि की मदद से। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है यह आपका बुद्धि की विशेषता में नहीं आता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न, दो समान इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। तो दो समान मतलब दो एक जैसी। इच्छित, इच्छित का मतलब होता है कि जो हम चाहते हैं, जैसे हमारी इच्छा क्या है कि हम टीचर बन जाएं, तो इच्छित। लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व कहलाता है। तो देखो, हम दोनों को चाहते हैं लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसका चूज करें।
ठीक है, किसको प्राप्त करें, दोनों में सिर्फ एक को ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के द्वंद्व को हम उपागम उपागम द्वंद्व कहते हैं। जैसे दो भर्तियां अभी निकल रही है, 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड की, दोनों में हम चाहते हैं कि दोनों की तैयारी हो, दोनों में शिक्षक बन जाए, लेकिन तैयारी तो एक की ही कर सकते हैं। अब 2nd ग्रेड में क्या है कि आपके 10,000 सीटें हैं और रीट में क्या है आपके 32,000 सीटें हैं बीएड की। ठीक है भाई, 2nd ग्रेड में तो बीएड वाले ही बैठेंगे ना, तो 32,000 में या 10,000 में, ये बड़ी नौकरी है। ये नौकरी उससे निचले स्तर की है। स्तर तो यूं मानिए आप 5-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहता है, बात तो उसकी आती है सारी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पद या 32,000 है, तो यार यहाँ ज़्यादा चांसेज है लगने के, इसमें पद 10,000 ही हैं। तो इस प्रकार से फिर हम यहाँ पर उन चीज़ों में कुछ ना कुछ तुलनात्मक वर्गीकरण करेंगे, तो और फिर किसी एक का चयन करेंगे। तो इस प्रकार के चयन को हम उपागम उपागम द्वंद्व कहते हैं। मतलब दोनों को चाहते हैं लेकिन चुनना किसी एक को ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। तो 10वां प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष जो निर्जीव वस्तुओं में जीवन का भाव प्रकट करता है, अहम केंद्रवाद, साहचर्यवाद, स्कीमा और जीववाद, क्या कहा जाएगा साथियों इसको? प्रश्न संख्या 10 में देखिए, यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी बात की जा रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है साथियों, इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं में भी ये सोचता है कि इसमें भी जीवन है। बालक कहीं चल रहा है, पत्थर से टकरा गया, पत्थर से उसके आगे आ गया, वो नीचे गिर गया, कुछ भी हो गया, उसके चोट लगी तो वो रोने लग जाता है और उस पत्थर को मारने लगता है। क्या सोच रहा है बालक कि इस पत्थर में भी जीवन है। ठीक है, मतलब वो उसको भी सजीव समझ रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है उसको हम जीववाद कहते हैं साथियों। प्रत्येक निर्जीव वस्तु को भी, प्रत्येक निर्जीव सजीव सभी को एक तरह से जीवित मानने की क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 11, बुलिमिया है, भोजन संबंधी विकार है, पानी संबंधी विकार है, ऊंचाई संबंधी विकार है और पानी से डर है। देखियो यहाँ पर ये जो प्रश्न है एग्जाम में भी पूछ लिया गया है साथियों, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बुलिमिया भोजन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? भोजन ग्रहण संबंधी विकार होता है ये। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आएंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, गुणसूत्रों में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? DNA, RNA, DRA, DAN। साथियों गुणसूत्र, गुणसूत्र, जीन, ये चीजें वंशानुक्रम के अंतर्गत चलती है। यहाँ पर गुणसूत्रों में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसको हम DNA के नाम से जानते हैं साथियों। DNA मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न देखेंगे, अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई जीव उद्दीपकों को संबद्ध करना सीखता है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम में तो क्या होता है, व्यक्ति के सामने जो समस्या होती है उसका सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। गेस्टाल्टवादियों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। मैक्स वर्दीमर है, कोपका है, कोलर है। तो यह आपका उत्तर नहीं है साथियों। क्रिया प्रसूत जो अधिगम है ये स्किनर ने बताया है, पुनर्बलन पर आधारित अधिगम है साथियों। पहले यहाँ क्रिया कराई जाती है, फिर उद्दीपक दिया जाता है पुनर्बलन के रूप में। तो ये भी आपको उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि कोई जीव उद्दीपकों को संबद्ध करना, तो संबद्ध करना सीखा जाता है प्राचीन अधिगम में। किसमें सीखा जाता है साथियों? प्राचीन अधिगम में। जैसे घंटी से लार का आना, घंटी से लार का आना कुत्ते के मुंह में। ठीक है, तो ये संबद्ध करना सीख रहा है कि पहले भोजन से लार का आना था, फिर घंटी से लार का आना हो रहा है अंत में। तो इस प्रकार आपके तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न है, रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में अक्षमता कहलाती है। रंग अंधता, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो साथियों साइकोलॉजी की भाषा में रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में जो अक्षमता होती है कि बालक ये पता नहीं चल पाता है बालक को कि ये लाल कलर है, नीला है, हरा है, इस प्रकार उसको सिर्फ सभी कलर एक जैसे दिखते हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर
एक तरह से मतलब इस प्रकार का जो दोष होता है उसको वर्णांधता कहा जाता है। विकल्प 2 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 15 है, जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे तार्किक संक्रियाएं तथा मूर्त उदाहरणों में समस्या को हल करते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ये जो 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त, ये चारों ही अवस्था में यहाँ पर अलग अलग विशेषताएं होती है। ये 0 से 2 है, ये 2 से 7 वर्ष है, ये 7 से 11 है और ये 11 से 15 लगभग चलती है। तो बच्चे तार्किक संक्रिया मतलब तर्क देना चालू कर देते हैं तथा मूर्त उदाहरणों में ही समस्या को हल करते हैं। तो सिर्फ मूर्त उदाहरणों में ही समस्या का हल करें उसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और साथियों यहाँ पर अगर होता अमूर्त उदाहरणों से समस्या को हल करते हैं तो फिर आपके चौथा विकल्प सही हो जाता, मतलब तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। तो 16वां प्रश्न, ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील व लचीला हो कहलाता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, बौद्धिक चिंतन। साथियों पहली चीज तो मौलिक, मौलिक मतलब मूल हो, उसके पहले वैसा चिंतन नहीं हुआ हो। आविष्कारशील हो, किसी नई चीज का निर्माण हो रहा है। लचीला हो, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो ऐसे चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं और इसी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी आप जानते हो। किसके नाम से? सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी आप इसको जानते हो। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न, पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। साथियों यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं अधिगम से संबंधित। डिसकैल्कुलिया जो है ये गणित से संबंधित विकार है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित। डिसग्राफिया जो है ये लेखन से संबंधित विकार है और डिसलेक्सिया जो है ये पठन से संबंधित विकार है। ठीक है, पठन संबंधी बाधा व्यक्ति में उत्पन्न होती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है। फिर प्रश्न संख्या 17 में हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास जो प्राचीन अनुबंधन में होता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, विभेदन, विलोपीकरण और प्रतिप्राप्ति। साथियों देखिए चारों ही चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास जो प्राचीन अनुबंधन में होता है, मतलब अनुबंधन का समाप्त हो जाना। ह्रास का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। तो हम उसको विलोपीकरण या विलोपन के नाम से जानते हैं। विभेदन का मतलब होता है एक जैसे उद्दीपकों में विभेद कर पाना, विभेदन कहलाता है। जैसे घंटी और सीटी की आवाज में विभेद कर लेता है यदि कोई जिसका अनुबंधन हो रहा है वो, तो यहाँ पर वो विभेदन है। यदि घंटी और सीटी की आवाज में यहाँ पर वो अंतर नहीं कर पा रहा है तो वो सामान्यीकरण है। यदि अनुबंधन का विलोप हो चुका है लेकिन कुछ समय पश्चात वापस उस उद्दीपक से वही अनुक्रिया कर ली जाती है जो पहले होती थी अनुबंधन के टाइम, तो उसको प्रतिप्राप्ति या पुनः प्राप्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी के ये चीजें? तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा, सीखना नहीं है, अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, थकान से व्यवहार में परिवर्तन। तो साथियों अधिगम अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन थकान, दवा इत्यादि, थकान, दवा, नशीले पदार्थ इत्यादि के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम सीखना या अधिगम नहीं कह सकते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 19 है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न,
एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। साथियों, तत्परता या तैयारी का नियम क्या कहता है कि सीखने के लिए अधिगमकर्ता आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार होना चाहिए, तभी उसको सिखाया जा सकता है। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जो उद्दीपक है वो प्रभावकारी होना चाहिए। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है, निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि एक परिस्थिति में जो हम ज्ञान सीखते हैं उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में भी हम कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। 21वां प्रश्न साथियों, ये देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में सम्मिलित है? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। समता मतलब समान, ठीक है, सभी को एक समान मानना। स्वतंत्रता मतलब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका आंसर नहीं है, बल्कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो अधिकार है इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित होता है। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आएंगे। तो 22वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है? समस्या का चुनाव करना, समय का निर्धारण करना, नीलपत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। साथियों, समय का निर्धारण तो पहले किया जाता है, ये अंतिम सोपान पूछ रहा है, मतलब सबसे बाद में क्या किया जाता है। समस्या का चुनाव भी पहले ही कर लिया जाता है, नीलपत्र मतलब ब्लूप्रिंट भी पहले ही बना लिया जाता है, सबसे अंत में क्या बनाई जाती है? अंक तालिका का निर्माण। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। एक विद्यार्थी एक समस्या, 22वां प्रश्न, ये कौन सा था? अच्छा, यहाँ पर भी 22वां प्रश्न डबल बार टाइप है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है आपके लिए, पिछले टेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम वापिस हटा देते हैं। कोई भी समस्या के अनेक उत्तर प्रस्तुत कर रहा है, पहली चीज तो वो सृजनात्मक रूप से उत्तर दे रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसकी क्या है साथियों? वो रुचि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसकी रुचि कहलाएगी। विकल्प नंबर आपका जो 23वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर में, मध्यस्थ चर में, स्वतंत्र चर में और इनमें से सभी। तो देखो भाई, ऐसा है कि पाठ्यक्रम है, विद्यार्थी है और एक है शिक्षक। तो यहाँ पर शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, विद्यार्थी होता है यहाँ पर आश्रित चर और जो पाठ्यक्रम है वो होता है साथियों मध्यस्थ चर। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23 में ये शिक्षण के चरों की बात है साथियों, ठीक है, जबकि जो अध्यापन क्रिया होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर शिक्षण के चर की बात की जा रही है। सेकंड विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और संप्रत्यय अधिगम। साथियों, चिंतन प्रात्यक्षिक प्रक्रिया नहीं होती है, संप्रत्यय अधिगम, भाषा का प्रयोग या प्रतीकों का प्रयोग। कौन सा विकल्प सही करोगे? तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसमें सही उत्तर है प्रतीकों का प्रयोग। जो हम मानसिक रूप से करते हैं उसको ही चिंतन कहा जाता है और यह समस्या समाधान हेतु किया जाता है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? समस्या समाधान हेतु, जबकि कल्पना अलग होती है। अब अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, हमें स्कोर अपना जरूर बता करके जाइए कितना स्कोर आपका बैठ रहा है। देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम तक इसी प्रकार से रोजाना आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी और निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मक विकास में निर्माण संबंधी क्रियाएं तो सहायक होती है, खेल, कहानी भी सहायक होता है। इस प्रश्न का उत्तर कई जगह आपको खेल भी मिलेगा और भाषण भी मिलेगा, बट इसका जो वास्तविक उत्तर है वो भाषण ही होगा साथियों। दूसरा विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।